5 रियासतों में आइंदा इंतखाबात के मद्देनजर सियासी संग्राम बामे उरूज पर है। सियासत के संग्राम का सबसे बड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने जा रहा है। सियासी सूरमा इंतखाबी फतह का अहद लेने लगे हैं और सबके अपने अपने दावे और अपने अपने फॉर्मूले हैं। ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोटों को लेकर भी खींचतान शुरू हो गई है। ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी समेत 10 पार्टियों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा खड़ा कर दिया है और जिसने इक्तदार के लिए अजीबोगरीब फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला भी आपको समझाएंगे। लेकिन इधर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी जैसी पार्टियों ने अपने दावे पर और तैयारियों पर खरे उतरने की बात कही है। पंजाब की बात कर ली जाए तो सियासत में पिछले कुछ दिनों से वहां पर हलचलें तेज हो रखी है। कोई कहीं मिल रहा है, कोई दिल्ली के चक्कर लगा रहा है, तो कोई चंडीगढ़ पहुंच रहा है। बरसर इक़्तिदार कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे आज के मुद्दा में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। वैसे तो अगले साल 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं, लेकिन सियासत के संग्राम का सबसे बड़ा मुकाबला यूपी और उसके बाद पंजाब में देखने को मिलेगा। खासतौर पर यूपी की जंग में उतरने वाले सियासी सूरमा इंतखाबी फतह का अहद लेने लगे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए साथ आए नए नवेले इत्तेहाद की जानिब से एक अजीबोगरीब दावा किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी समेत 10 पार्टियों ने इस मोर्चे को खड़ा किया है, जिसे नाम दिया है भागीदारी संकल्प मोर्चा। हालांकि सत्ता में भागीदारी का संकल्प इसमें सबसे बड़ा दिखाई देता है। इंतखाबात में अभी वक्त है, सरकार किसकी बनेगी ये वोटर तय करेंगे, लेकिन मोर्चे ने सीएम और डिप्टी सीएम कितने और कौन होंगे ये तय कर लिया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा का स्पष्ट है कि चुनाव के बाद सरकार बनती है हम लोगों की, तो जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान एक साल राजभर, एक साल चौहान, एक साल कुशवाहा, एक साल पटेल, हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। इसी सिलसिले में हैदराबाद में आज ओवैसी ने अपनी पार्टी के यूपी लीडरान से मुलाकात की है। भागीदारी संकल्प मोर्चा ने अभी से जात धर्म की बुनियाद पर इख्तिदार में हिस्सेदारी का 5 सीएम और हर साल 4 डिप्टी सीएम का ऐलान कर दिया, जिसमें मुसलमान से लेकर राजभर, चौहान, कुशवाहा और पटेल समाज के लीडरान होंगे। यही वजह है कि राजभर के इस सपने को लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार अगर हम सरकार बनाते हैं, हमारे वोटों से बनती है, जनता हमें मैंडेट देती है, इस काबिल बनाती है, तो यकीनन हमारा सीएम होगा। और अगर हमारे विधायकों की ज़रूरत से दूसरी सरकारें बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो यकीनन डिप्टी सीएम भी हमारा होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें कौन सी बुराई है। ओम प्रकाश जी से मैं कहना चाहूँगा कि मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए, सपने देखिए, क्योंकि ये अपने आप में मुंगेरी लाल के सपने जैसा है, तो उनको मेरा यही सुझाव है। इस बीच यूपी की सियासत में श्री राम के बाद अब भगवान कृष्ण की भी एंट्री हो गई है। लखनऊ की सड़कों पर अखिलेश यादव के नए पोस्टर लगे हैं, जिसमें नारा दिया गया है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अखिलेश भैया घरे घरे। ये पोस्टर सीएम रिहाइशगाह के चौराहे और लखनऊ के अहम चौराहों पर लगाए गए हैं। सवाल है कि इख्तिदार की इस होड़ में अपना नुमाइंदा चुनने वाला आम आदमी कहाँ है, क्योंकि इस इंतखाबी बिसात में विकास नहीं, जात धर्म राम कृष्ण का दांव है। वैसे आज अखिलेश यादव की सालगिरह भी है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के लिए मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र बनाया था और जिस भरोसे पर जनता ने बहुमत दिया, जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र भुला दिया और मुझे लगता है कहीं उन्होंने संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया। अभी पंचायत के चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रशासनिक और पूरा हस्तक्षेप करके चुनाव को, परिणाम को प्रभावित करने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई। आने वाले समय में छोटे दलों के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी करेगी।
इधर यूपी के अलावा पंजाब की सियासत में पिछले कई दिनों से घमासान मचा है। सिद्धू के परिवार पंच पर कैप्टन के लंच के बाद अमरिंदर सिंह कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। जराये के मुताबिक जल्द ही सिद्धू को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। कैप्टन के घर लंच में शामिल लीडरान का कहना है कि पार्टी में सब ठीक ठाक है। पंजाब में सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर दाखिला सुशील शिंदे ने कहा है कि पार्टी अपनी विचारधारा की तहजीब खो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं और सवाल गांधी कुनबे पर उठना लाजमी है। आला कमान के अख्तियारात पर, उनके काम करने के तरीकों पर सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फॉर्मूला यूपी किसके पास है? बीजेपी के पास है, बीएसपी के पास है, कांग्रेस के पास है, या फिर जो एक नया मोर्चा बना है उसके पास है? ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और जो फॉर्मूला बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, क्या वो जमीन पर मुमकिन हो पाएगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। आज का मुद्दा में हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं अनीता अग्रवाल जी, लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी की। मैडम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इसके अलावा राजकुमार भाटी जी हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के। सर, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। और साथ ही हमारे साथ प्रीतपाल सिंह जी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं पंजाब कांग्रेस के। सर, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं जी सलाम पर। अनीता अग्रवाल जी, सबसे पहला और अहम सवाल हमारा यही है, और वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कई बड़े सारे चैलेंजेस खड़े हो गए हैं। आपने तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2-2 डिप्टी सीएम दिए थे, अब यहां पर हर साल 4 डिप्टी सीएम देने की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर 5 मुख्यमंत्री और 20 डिप्टी सीएम देने की बात कही जा रही है। चैलेंज बहुत बड़ा है आपके लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है जी। उत्तर प्रदेश की जनता जो भी करेगी वो अच्छा फैसला करेगी। वो कभी नहीं चाहेगी कि बंदर बांट होने लग जाए, कि आज 4 डिप्टी सीएम देगी, फिर सीएम बदलते रहेंगे हर साल। ये सब मतलब जनता बहुत समझदार है। जनता इसको अच्छी से जानती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए मुझे इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो जनता अपने आप फैसला सुना देगी। इसलिए इनको ये अपना मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, देखते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अभी तक हमारे पास एमआईएम या फिर राजभर की पार्टी से कोई नहीं है। एसपी का रुख कर लेते हैं। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार भाटी जी, आज तो अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, उसके लिए आपको भी मुबारकबाद। और अगला जन्मदिन एज ए सीएम देखना चाहेंगे आप समाजवादी पार्टी के सदर का? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुबारकबाद के लिए। और निश्चित तौर पर ये तो लोगों को दिखाई दे रहा है कि अगली सरकार समाजवादी पार्टी की बन रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी जी। तो श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। ना तो हमें किसी से साझेदारी करने की जरूरत है, ना किसी से हिस्सेदारी देने की जरूरत है, ना कोई बंदर बांट की जरूरत है कि 4 सीएम डिप्टी सीएम बनाएंगे या 5 बनाएंगे। हमारे नेता अखिलेश यादव हैं जी। और मैं ये कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की आवाम से भी कहना चाहूंगा, लोगों से भी कहना चाहूंगा कि कौन किसको भागीदारी देगा, कौन किसको डिप्टी सीएम बनाएगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप ये देखिए कि किस पार्टी का विजन क्या है, कौन पार्टी क्या करेगी। अखिलेश यादव का 5 साल का कार्यकाल 2012 से 17 का देखिए आप। उन्होंने कितने शानदार काम उत्तर प्रदेश में किए। उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाया, सड़कें बनाई, स्कूल कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, बेटियों को कन्या विद्याधन दिया, महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी, मेट्रो चलाई। तो ये एक विजन था अखिलेश यादव के पास। वो उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? केवल लोगों को अपमानित किया, लोगों को डराया, नफरत पैदा की, झगड़े पैदा किए, लोगों में आपस में वैमनस्य पैदा किया, और ये केवल झगड़े और नफरत के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। ठीक है, आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है और इसका जवाब मैं लूंगा यहाँ पर अनीता जी से, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपके पास आ रहा हूँ। इससे पहले मैं प्रीतपाल सिंह जी का रुख कर लेता हूँ। पंजाब कांग्रेस से हैं और स्पोक्स पर्सन है, अब बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी बात रखते हैं। प्रीतपाल सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल है? हाँ, बिल्कुल ऑल इज वेल है। हम लोग सभी लोग
चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, सुनील जाखड़ जी हैं, सिद्धू जी हैं जी। और तमाम लोग हैं, वो कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे हम सब इकट्ठे हैं। कुछ हमारे बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, जो आप अंतर कला की बात कर रहे हो वो अंतर कला नहीं है। 2022 में चुनाव होने वाले हैं पंजाब में, जिसमें सबसे मजबूत पार्टी के तौर पे, क्योंकि बाकी विपक्षी पार्टियां इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो सबसे मजबूत पार्टी के तौर पे और रिपीट सरकार बनाने की दौर में ये सारी मीटिंग्स हो रही हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी की मजबूती की जाए। कुछ वादे पेंडिंग हैं, उसको जितनी जल्दी हो सके उसे पूरा किया जाए, और बाकी इश्यूज हैं, अपने एरिया की डेवलपमेंट के इशू होते हैं एमएलए के, वो सब चीजों को लेकर अगर हमारी हाईकमांड के पास पहुंच हुई है और उनके साथ डिस्कशन हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये होनी भी चाहिए एज ए पार्ट ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी सभी पार्टियों में। ये बीजेपी वाली पार्टी नहीं है जहाँ पे मोदी जी मिलते ही नहीं है, आप अपने सांसद को नहीं मिलते, एमएलए तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे हमारे एमएलए, हमारे मिनिस्टर्स अपनी हाईकमांड से बात रख रहे हैं, प्रियंका जी से मिल रहे हैं, राहुल जी से मिल रहे हैं, सोनिया जी से मिल रहे हैं, तो बात हो रही है और आने वाले दिनों में सब सॉल्व हो जाएगा जो एक दो इश्यूज है। जी ओके सर, मैं आपके पास लौटूंगा और अनीता जी से इन दोनों के जवाब ले लेते हैं, क्योंकि दोनों ने ही इल्जाम लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। मैं चाहूंगा पहले राजकुमार भाटिया जी ने जो इल्जाम लगाया है, अनीता जी आप उसका जवाब दें कि क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म मजहब की बुनियाद के ऊपर सरकार बनाने की कोशिश करती है? देखिए, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी ने जो ऐलान करती है उसका आपने देखा है कि केवल मुस्लिम लड़कियों को ये चीज मिलेगी, मुस्लिम लोगों को ऐसा मिलेगा, और इनके समय में लोगों का पलायन हो रहा था। पूरी बात सुन लीजिए, हमने आपकी पूरी शांति से सुनी, आप भी शांति से सुनिए। एक बार सुन लेते हैं उनका क्या एलिगेशन हो सकता है, शायद वो गलत बोल रहे हैं, आप बता दीजिएगा उनको। ठीक है, पहले आपकी बात हमने बड़ी अनीता जी, शांति से ठीक है, बताइएगा। सुन लीजिए जी। देखिए, पलायन लोगों का कितना हुआ सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी कितना पलायन हुआ। उसके बाद अपराध कितना बड़ा, आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे होते थे और अपराधी जगह जगह घूमते थे और अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। ये सब समाजवादी पार्टी में बहुत हुआ। सीओ को जीप में बैठा के खूब घुमाया जाता था। तो ये सब जो गुंडागर्दी चली है, सबको राम वृक्षपाल का मथुरा में कांड सबने सुना और देखा है। और टोटी आ जाते जाते टोटी को भी अपनी टोटी चोर कह के फेमस हो गए कि टोटियां भी चुरा के ले गए। तो ये समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी बहुत अच्छा काम किए हैं, जो जनता ने उनको फिर जवाब दिया उस बात का। और आज भी अब मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। अरे आप देखते जाइए, यहाँ की जनता बहुत समझदार है, उनको मालूम है कि हमें अंतरिम छोर तक किसने बिजली गांव-गांव पहुंचाई है, किसने हमें आयुष्मान भारत की योजना दी है, किसने हमें क्या कहते हैं आवास की योजना दी है, किसने शौचालय की दी है, किसने सौभाग्य दी है, उज्ज्वला योजना दी है, किसने ये जनता को सब मालूम है। आज विकास कार्य कितना हम लोग आगे कर रहे हैं, इतना कोरोना होने के बावजूद भी आर्थिक व्यवस्था को भी मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। उसके बाद आज लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, आज उनको नौकरियां भी दे रहे हैं। हमारी सरकार को लोग जान रहे हैं कि कितना अच्छा काम कर रही है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जनता यूपी की बहुत समझदार है, उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो सब देखती है, समझती है, तभी निर्णय लेती है। हमें जनता पर पूरा भरोसा है और जनता को हम पे पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जनता से है। हमारे यहाँ कोई सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। ये संघर्ष लेके अखिलेश जी पैदा नहीं हुए, तो सोने का इनके पिताजी ने जरूर संघर्ष किया था, लेकिन उन्होंने तो सोने के चम्मच में राजनीति की है, इसलिए इनको क्या मालूम। ठीक है, इसके ऊपर जवाब ले लेते हैं। अनीता जी ठीक है, आपने इल्जाम लगाए हैं, इसके ऊपर जवाब ले लेते हैं। राजकुमार भाटिया जी, सोने के चम्मच के अंदर शुरुआत हुई है और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के इल्जाम लगते हैं तो थोड़ा सा आप जरा इनको याद भी दिला दीजिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने जमीन पर कोई काम किया हो तो। एक तो हमारी बहन जो अनीता जी जो बोल रही हैं, उन्होंने मेरी बात को सिद्ध किया। जो मैंने कहा था मेरी बात को उन्होंने तायद किया। मैंने कहा था ये हिंदू मुसलमान, या मैंने हिंदू मुसलमान नाम भी नहीं लिया था। मैंने कहा था ये धार्मिक नफरत और वेमनस फैला के लोगों को आपस में लड़ा के सत्ता हासिल करना चाहते हैं, तो उन्होंने शुरुआत ही इससे की। और ये झूठ बोलने में बड़े माहिर होते हैं भारतीय जनता पार्टी। बोलते हैं मुस्लिम बेटियां, हम नहीं बोलते, हम तो सबका साथ, सबके विकास, सब पर विश्वास की बात करते हैं। मैं बोल सकता हूँ क्या? जी जी बिल्कुल, आपने अपनी बात कह ली, मैं बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम बेटियां भी हमारी बेटियां हैं, सिख बेटियां भी हमारी बेटियां हैं, हिंदू बेटियां भी हमारी बेटियां हैं, दलित भी हमारी बेटियां हैं। समाजवादी पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं करती। समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं थी, कन्या विद्याधन सभी बेटियों को दिया जाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको।
लैपटॉप सभी छात्रों को दिए गए थे जी, समाजवादी पेंशन सबको दी जाती थी, जो अखिलेश जी ने एम्बुलेंस दी उसमें सब लोगों को ढोया जाता था, जो सड़कें बनाई उन पर सब लोग चलते हैं। मेरी बहन एक भी काम योगी जी का नहीं गिनवा पाई। जो योजनाएं 3-4 बताई वो केंद्र सरकार की योजना है, माननीय मोदी जी की योजना है, उज्ज्वला और किस किस का नाम ले रही थी, शौचालय योजना। योगी जी का कोई काम बताने के लिए इनके पास नहीं है। हम एक सांस में 100 काम गिनवा सकते हैं अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव के जो काम थे शानदार काम, अब ये पता नहीं क्या किस भ्रम में है। अरे हमने एक सेकंड मैं आप काम गिना दूं, योगी सरकार के काम सुना दूं आपको। अभी तक गोरखपुर में पहले सुन लीजिए, आप कह रहे हैं मैं काम सुन लीजिए। दिमागी बुखार से सैकड़ों बच्चे मरते थे आपकी सरकार जब थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद योगी सरकार ने वहां पे उसका पूरा ट्रीटमेंट किया। आज वहां पे बच्चे हर साल नहीं मरते हैं और हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाए गए, 3 एम्स हम बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात योगी सरकार ये कर रही है। और जो आज पीएम की योजना है योगी सरकार जमीन स्तर तक लेके जा रही है, ये योगी सरकार ही कर रही है। कोरोना के समय लोगों को, मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाना योगी सरकार ने किया है। आपकी तरह वैक्सीन पे राजनीति नहीं की है, और वैक्सीन आज लोगों को लग रही है। आप लोग हर चीज में जो राजनीति करते हैं वो नहीं किया। भाटी साहब एक साथ के अंदर उन्होंने कई सारे काम गिनवा दिए हैं, बाकी जाके अनिता जी ने कई सारे काम गिनवा दिए हैं, आपसे बताए नहीं गए हैं अभी तक कोई काम। बताइएगा आप, अखिलेश यादव ने क्या काम कराए हैं? हमें सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास लेकर चलते हैं। ठीक है मैडम, अब सुन लेते हैं जी। अनीता जी चैनल पर बैठकर कह रही हैं कि कोरोना में योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। ये बात अगर किसी कस्बे में गांव में जाके कह दी नहीं, लोग मारने को दौड़ पड़ेंगे। लोगों को बेड तक नहीं मिले, बिस्तर नहीं मिले, लोगों को इंजेक्शन नहीं मिले, लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। कोई सुनने को तैयार नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटलों में इतनी लूट मचाई कि लोगों के जेबें काट ली हॉस्पिटल ने, सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। इतना बुरा हाल हुआ है और ये कह रही है कि लोगों को घर पहुंचाया। अरे लोग पैदल सड़क पे पैदल चल के। अरे आप सुनिए, अखिलेश जी ने जहाँ तो ज्यादा मुसलमानों एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए अनिता जी। अनिता जी 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अनिता जी मैं आपके पास लौटूंगा, एक एक करके मैं चाहता हूँ कि एक एक करके आप अपनी बात रखें। अनिता जी एक एक करके अपनी बात रखें। देखिएगा कि ऐसे ना बात नहीं हो पाएगी। राजकुमार जी अपनी बात पूरी कंप्लीट करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और सवाल करूंगा कांग्रेस के स्पोर्ट्स पर्सन से भी। इनके पास यही हवाई बातें हैं। इन्होंने कहा कि बच्चे मरते थे। अरे गोरखपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में बच्चे मर गए, और योगी जी कह रहे थे कि अगस्त के महीने में तो बच्चे मरते ही हैं। और आपने कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया, कौन सी हॉस्पिटल बनाई, उसका नाम तो बताइए आप। जो हॉस्पिटल बनाई है अखिलेश यादव जी ने बनाई है। मैंने जिस तरह योजनाएं बताई थी उनकी, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने 100 डायल दी, पुलिस को नई जिप्सियां दी, नई गाड़ियां दी, नए हथियार दिए, पुलिस मुख्यालय बनाया। आपने क्या किया? आपकी जीपों में तेल तक नहीं डलवा पा रही है सरकार, धक्का मार के स्टार्ट हो रही है वो। क्या बात कर रहे हैं? 1 मिनट, 112 किसने किया? पुलिस का 112 किसने स्टार्ट किया? हमारी सरकार ने किया। आज जो क्या कहते हैं 1076 किसने किया? हमारी सरकार ने करी। आज तुरंत आप कंप्लेन करिए, तुरंत कंप्लेन होती है। ऑनलाइन हमारे कंप्लेन होती है। आप क्या थाने जहाँ पे के भी कंप्लेन नहीं होती थी, और पूरी जगह केवल यादवों का विकास के इसके लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा। और आज भी आप देखिए पंचायत में आप निकाल के देखिए लिस्ट, आपको 90% उसमें यादव ना वो मुस्लिमों का विकास करते, ना हिंदुओं का, ना सबका, केवल एक कौम का। यही चीज मैं समझना चाह रहा था कि ये जो मजहब की बुनियाद के ऊपर आगे काम किया जाएगा, क्या इसी बुनियाद पर होगा? ठीक है अनिता जी मैं लौटूंगा आपके पास। अनिता जी ओके आपने अपनी बात रखी। प्रीतपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रीतपाल जी, पंजाब कांग्रेस में आप बता रहे हैं ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, और मुझे लगता है कि शायद जो लंच के बाद प्रपंच पड़ा है शायद उसके बाद सब कुछ स्मूथ हो गया है। लेकिन इन सब के बीच पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक बाजी जरूर मार ली है, ये ऐलान करते हुए कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। आपको लगता है कि ये एक बाजी है एक तरीके की, या फिर एक तरीके से छद्म है? देखिए बात ऐसी है कि जो मेरी बहन या मेरे भाई दोनों बात कर रहे थे, क्योंकि यूपी के ऊपर ज्यादा कॉन्ट्रास्ट किया हुआ था इन्होंने। जी। मुझे यूपी में अपनी बात तो बताऊंगा, बट मुझे यूपी की ज्यादा पॉलिटिक्स का नहीं पता। बट मुझे ये पता है कि गंगा मैया में ये नहीं पता कि हिंदू तैर रहा था, कि मुसलमान तैर रहा था, कि सिख तैर रहा था। जब कोरोना के कारण मौतें हुई और लाशों का ढेर लगा है, वही दिखा है सारी दुनिया को।
या हथरस रेप कांड दिखा है सारी दुनिया को, कितना का विकास हुआ किस साल से। और मुझे ये नहीं अभी पता लग रहा जो मेरी बहन कह रही है मुसलमान यादव हिंदू नहीं होते क्या, मुसलमान होते हैं जी। समझ नहीं आती कैसे ये किस चीज के अकॉर्डिंगली ये पोलराइजेशन करना चाहती है। अब मैं आता हूँ पंजाब की बात जी। लंच डिप्लोमेसी है, अपने विधायकों की जो बातें सुननी है या सारी बातें करनी है, इनके जैसे थोड़ा है कि कोई मोदी जी से मिल भी नहीं सकता। चाय पे चर्चा कभी मैडम ने की हो मोदी जी से, वो बता दें मुझे। तो बात ऐसी है कि जो बिजली के इशू आप बता रहे हैं, हम ऑलरेडी पंजाब कांग्रेस, पंजाब सरकार 11,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है बिजली पे। दिल्ली सरकार 2300 करोड़ की आसपास। लेकिन सर वो पब्लिक को समझ नहीं आती है, पब्लिक को तो सिर्फ लगता है कि भाई मुफ्त में बिजली मिल रही है, जिस तरह से दिल्ली मॉडल है। पब्लिक को समझ आती है कि 14 लाख ट्यूबवेल के हमारे बिल माफ है किसानों के, जो सीधे उन्हें पता है कि हाँ माफ है, ठीक है। SC/BC समाज को हम 200 यूनिट ऑलरेडी फ्री दे रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को 5 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली दे रहे हैं, उसका 4300 करोड़ का हम बोझ उठा रहे हैं। तो काम कर रही है बीजेपी के, तो हिंदू मुसलमान के अलावा काम की आई भी नहीं बात। ये बात करें ना डेवलपमेंट पे, ये बात करें 2 करोड़ रोजगार दे दिया मोदी जी ने कि 14 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया, इस चीज पे बात करें। पेट्रोल डीजल का दाम देखें तो कहाँ जा रहा है, 100 रुपए के कभी ने सोचा ना, अब की बार महंगाई की मार, ये महंगाई की मार। ये एक बहुत अहम इशू उठाया है प्रीतपाल जी आपने, और मैं इसको समझना चाहूंगा। यहाँ पर अनीता जी हमारे साथ बैठी हुई है। अनीता जी, एक बहुत बड़ा मसला है और ये सिर्फ एक किसी स्टेट का नहीं है, अलग अलग स्टेट की बात करें, पूरे देश की बात अगर कर ली जाए, पेट्रोल का और महंगाई का मुद्दा लगातार बना हुआ है। पेट्रोल 100 के पार हो चुका है। लोगों का ये कहना है कि अगर पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर महंगाई भी बढ़ेगी। इसको कम करने के लिए सरकार के पास कोई फॉर्मूला है? एक मिनट, ये महंगाई आज पेट्रोल वाली जो है, इनको कांग्रेस की देन है, उसका कारण सुन लीजिए। ये पहले बॉन्ड देते थे, पेट्रोल देगा उनको बॉन्ड दे दिया करते थे, जिसका भुगतान ये सरकार कर रही है। और आज देख लीजिए महाराष्ट्र की जहाँ पे सरकार है, वहाँ पे सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम है। पंजाब में सबसे पहले सुन लीजिए, आज उत्तर प्रदेश पेट्रोल के दाम के ऊपर बात हो रही है मैम। पेट्रोल के दाम को समझ नहीं आ पा रहा है। मैं कांग्रेस से भी पूछूंगा कि राजस्थान में क्यों महंगा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों महंगा है पेट्रोल, मुझे वो समझाइए ना फॉर्मूला। अनीता जी, फिर कम है। अनीता जी, मैं यही चीज समझना चाह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में भी है, 2014 में 10-20 साल के जो बॉन्ड दिए हैं वो इस सरकारों को भुगतना भैया। उस समय पेट्रोल के दामों के उसको बॉन्ड दिया करते थे। आप इनका देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देश को ऐसे गर्त में डाला है कि इसको निकालने में हमको कितना समय लग रहा है। अब ये इनके जो बॉन्ड्स हैं, नहीं इनके जो बॉन्ड्स जो बांटते थे उसे पेट्रोल पे हम लोगों को जो रेट बढ़ा करके आपको बॉन्ड देते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रीतपाल जी से, जवाब ले लेते हैं। अनीता जी जवाब ले लेते हैं प्रीतपाल जी से। इनसे पूछिए कि बॉन्ड कितने करोड़ के थे और आज की डेट में ये कितना कमा रहे हैं उससे। बॉन्ड की राशि पूछ लीजिए, मैं बताता हूँ 20 लाख करोड़ रुपए ये कमा के ले गए हैं। अब ये 20 लाख करोड़ के बॉन्ड थे कि 2000 करोड़ के बॉन्ड थे, ये बात बताएं मुझे अनीता जी, अगर इतनी समझदार है तो बताइए अनीता जी, कितने करोड़ के बॉन्ड थे? अरे आपके कितने 20 लाख करोड़ के बॉन्ड आप लोगों ने जो दे रखे हैं लोगों को। और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, आपको मालूम है 10 साल 15 साल 20 साल के आपने लिए थे, उसके बाद आपने उसको वाली सरकार है उसका भुगतान कर रही है। आपने उस समय देश को गर्त में डाले, भ्रष्टाचार आपदा में अवसर उठा के लोगों की जेब काट कर आपने कितने पैसे कमाए हैं? उसको हम लोग 20 लाख करोड़ इस साल में कमाया है आपने। कांग्रेस से जितना गर्त आप पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकते, पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकते आप लोगों ने। शर्म आनी चाहिए। कहाँ गए वो? ठीक है, इस चर्चा को आगे इसी तरह से बढ़ाएंगे। अनीता जी, प्रीतपाल जी, मैं आपको दोनों को बीच में रोकना चाहूंगा। एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसका सीधा असर आवाम की जेब पर पड़ रहा है, किसानों की जो खेती है उसके ऊपर पड़ रहा है, और क्या इसको कम किया जा सकता है। इसके लिए कोई फॉर्मूला है, कोई ब्लूप्रिंट है किसी भी सरकार के पास, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर अगर राज्य सरकार अपने हाथ में टैक्स कम कर देती है तो क्या इससे जनता को कोई राहत मिल पाएगी? एक ब्रेक। फॉर्मूला यूपी किसके बाद, क्योंकि 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि इसके अलावा बाकी के और रियासतों में भी चुनाव होंगे। पंजाब को लेकर भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में भी 2022 में चुनाव होना है। और इस वक्त जो सियासी हलचल मची हुई है पंजाब में, उसको लेकर भी हमारे साथ जो पंजाब के स्पोक्स पर्सन है पंजाब कांग्रेस के प्रीतपाल सिंह, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी से। राजकुमार भाटी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम, क्या ये साउथ इंडियन स्टाइल आपको लगता है? क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर जो फॉर्मूला एक तरीके से दिया गया था कि उसमें 5-5 डिप्टी सीएम की बात कह दी गई थी, क्या वो साउथ इंडियन स्टाइल उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है? कुछ इस तरह का कोई फॉर्मूला आपको भी नजर आ रहा है?
नहीं, अगर कोई ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रहा है या वो चाहता है तो ये लोकतंत्र के साथ मजाक है, और ये साधनों का, उत्तर प्रदेश के संसाधनों का दुरुपयोग करना है जी। उत्तर प्रदेश किसी की जागीर नहीं है कि इसे आप बांट देंगे अपने सहयोगियों में या अपने समर्थकों में। उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है और इसमें विकास की योजनाएं बननी चाहिए, आम जनता तक लाभ पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि सारे संसाधनों को आप उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्रियों में बांट लें। तो हम बिल्कुल भी इस योजना से सहमत नहीं है, और ये बिल्कुल एक बहुत भद्दा मजाक है लोकतंत्र के साथ अगर ऐसा कह रहे हैं कि 4 डिप्टी सीएम बनेंगे, 1 सीएम बनेंगे और 1 साल में बदल जाएंगे। 1 साल तो मंत्री को समझने में टाइम लग जाता है कि किस तरह का सिस्टम है, किस तरह योजनाओं को लागू करूं। नौकरशाही को इस और सिस्टम को समझने में टाइम लग जाता है। 1 साल में वो समझेगा, तब तक हटा दिया जाएगा, नया मुख्यमंत्री आ जाएगा। तो ये तो खाली ऐश के लिए और लूट के लिए बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब प्रदेश का विकास दिमाग में है ही नहीं। लेकिन भाटी जी, एमआईएम का ये कहना है कि जब मौर्य मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बन सकते हैं, यादव सीएम बन सकते हैं, तो फिर मुसलमान क्यों डिप्टी सीएम नहीं बन सकता? उनका तो सीधे तौर पर यह कहना है कि मुसलमानों की अगर भागीदारी लेकर आप वोट लेना चाहते हो, सरकार बनाना चाहते हो, तो मुसलमानों के अंदर कोई उनका रहनुमा क्यों नहीं बनाया जाता? क्यों डिप्टी सीएम नहीं बन सकता? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबको अधिकार है, मुस्लिम भी बने, दलित भाई भी बने। मुख्यमंत्री रह चुकी है हमारे भतीजी जी। और उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो माननीय आजम खान साहब का रुतबा किसी भी उप मुख्यमंत्री से बड़ा होता है। मुख्यमंत्री के बराबर उनका रुतबा होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम भाइयों की कोई उपेक्षा होती है या उन्हें अधिकार नहीं मिलते। लेकिन उप मुख्यमंत्री कह के या मुख्यमंत्री, ये कोई शर्तें थोड़ी होती हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 3200 जातियां हैं, 3200 जी। अब हर जाति ये कहेगी हमारा उप मुख्यमंत्री बनाओ, तो 3200 उप मुख्यमंत्री बनाने पड़ेंगे। ये एकदम बेहुदा सवाल है, बेहुदा सलाह है जी। आप अपना कद इतना बढ़ाइए, लोगों की सेवा करिए कि लोग आपको वोट दें और आप मुख्यमंत्री बने। ये बंदरबाट क्यों करते हैं आप? हमारी पार्टी कम से कम किसी की भी धर्म मजहब के साथ, किसी संप्रदाय के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। और एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों सांप्रदायिक पार्टी है। एक हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, एक मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। जिस तरह देश की आजादी से पहले मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा कर रही थी और उन दोनों की वजह से देश का बंटवारा हुआ। हिंदू महासभा और आरएसएस भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही थी और मुस्लिम लीग भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही थी। तो ऐसे लोगों से समाज को बचने की जरूरत है और इस उत्तर प्रदेश को बचाने की जरूरत है, ऐसे विध्वंसक विचार रखने वालों से। हिंदू और मुसलमान का बंटवारा ऐसे में हुआ? अरे भैया, ज्ञानवर्धन करिए अपना कि कैसे बंटवारा हुआ देश का, इस परिस्थितियों में हुआ। जरा अपना ज्ञानवर्धन कर लीजिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बताओ, उसमें मुस्लिम थी ना, हिंदू महासभा थी, सारे लोग मिलकर एक कांग्रेस थी, जो उसमें वल्लभ पटेल भी मंत्री भी थे, उसके बाद वहाँ पे शास्त्री भी थे, सब कोई थे। और उसके बाद उनकी पूरी आप पढ़ लीजिए, पहले कहने से ज्ञानवर्धन करिए अपना। आप हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को ला रहे हैं उस समय जब इस दोनों का जन्म ही नहीं हुआ था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब ये सोच के आ रही है कि आपको यही नहीं मालूम कि देश का बंटवारा किस हालात में हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? आपको पता ही नहीं चल रहा। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं। अरे आप हिंदू मुस्लिम आज कार सेवकों पे गोलियां कौन चलाता था? कार सेवकों पे गोलियां किसने चलाई, किसके लिए चलाई? आपको मालूम है? आज आप लोग आप कृष्ण जी का नाम ले रहे हो तो ठीक है, कृष्ण मंदिर बनवा दीजिए वहां से। क्यों नहीं बनवा रहे? सबने अयोध्या राम का कहा कृष्ण मंदिर के लिए उठाइए आवाज, जन्म स्थान के लिए कि कृष्ण जन्म स्थान हम बनाएंगे। देखिए, आज हम भी आपका साथ है। बोलिए, कह दीजिए आप समाजवादी पार्टी से कि हम कृष्ण जन्म स्थान बनाते हैं। आप कृष्ण जी के आप स्लोगन लगा रहे हैं, कृष्ण जी को बनाने जन्म स्थान की आप घोषणा करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल आप देखिए, जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जनता को गुमराह करना छोड़ दीजिए। ठीक है, भाटी जी जवाब देंगे इसके ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी के सही प्रतिनिधि हैं। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ये है कि इन्हें ज्ञान कुछ होता नहीं और ये बोलते बहुत फालतू हैं। इन्हें यही पता है कि 1925 मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं कि ये इन लोगों का बंटवारा हुआ। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं अनिता जी, सुन लेते हैं, कंप्लीट कर दीजिए एक बार। ठीक है, राजकुमार जी बोलिए। इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान अर्जित करते हैं। ये कॉलेजों में तो जाते नहीं, पढ़ते लिखते तो है नहीं। इन्हें ना इतिहास की जानकारी, ना पढ़ाई लिखाई तो आप ही के पास है, हम लोग के पास
आपने विदेश से पढ़ के आए हैं आपके नेता, इसलिए उनको ज्यादा पढ़ाई लिखाई मालूम है, विदेशी पढ़े हुए हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं। विदेशी पढ़ के आए नहीं। ये देखिए, सियासत के अंदर ये सब चीजें होती ही रहती है, लेकिन इसमें पर्सनल अटैक की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ अनीता जी। राजकुमार जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, क्या कंप्लीट करूं, बार बार तो चिल्लाने लगती हैं। ठीक है, मैं गुजारिश करूंगा अनीता जी से, एक एक करके सब लोग अपनी बात रखेंगे तो शायद अपनी बात सही तरीके से रख पाएंगे। अनीता जी, आपको मौका दिया जा रहा है पूरा, मैं आपको पूरा मौका फिर से दूंगा। एक बार राजकुमार जी को कंप्लीट करने दीजिए। जी भाटी जी। देखिए, जितनी जानकारी आपके चैनल पे जितनी बातें बोली सब असत्य है। इन्होंने कहा कि क्राइम बहुत होता था समाजवादी पार्टी के समय में। अरे आपके तो विधायक रेप में पुलिस पकड़ नहीं रही थी, उन्हें अरेस्ट नहीं कर रही थी। गब्बर सिंह 50,000 का इनामी मुख्यमंत्री का स्वागत करता है मंच के ऊपर जाके। आपने कैसी बना, अब देखो फिर। मैडम अनीता जी, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपको गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर से आप यही सवाल उठाइएगा ना। मैं यही जो बात आप कह रही हैं वो तरीके से सुनाई जाएगी, क्योंकि अब लोगों की दो एक साथ जब वॉइस जाती है तो समझ नहीं आ पाता कि कौन क्या बोल रहा है। जी भाटी जी, कंप्लीट। अरे मेरी पे चिल्लाने में और चैनल पे बैठ के डिबेट करने में बहुत फर्क होता है। आप एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठी हैं, चैनल की गरिमा का ख्याल रखिए। आप नुक्कड़ की तरह चिल्ला रही हैं। हमें समझाइए, मालूम है हम किस चैनल पे बैठे हैं। ठीक है भाटी जी, कंप्लीट कीजिए। जो अशोभनीय व्यवहार क्यों कर रही हैं आप? पहली बात तो सारा गलत बयान कर रही हैं, झूठ बोलती हैं आप, और फिर चिल्लाती हैं। मालूम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस समय आपकी कैबिनेट के कांग्रेस के मंत्री थे। आपको आप कैसी बातें कर दी आपने कि हिंदू महासभा और मुस्लिम रिलीजन की वजह से बंटवारा हो। ठीक है, उनका जवाब तो सुन लेते हैं। आपको कुछ मालूम है? अनीता जी, आपने कई सारे सवाल, अनीता जी आपने कई सारे सवाल दागे हैं उनके ऊपर, आप जवाब तो सुन लीजिए। एक मिनट, उस समय जिसका ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ इसका। अनीता जी जवाब ले लेते हैं इसका। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, ये कांग्रेस से भी समझूंगा मैं, ये कांग्रेस से भी समझूंगा, प्रीतपाल जी से भी समझूंगा। आप जो तमाम चीजें कह रही हैं मैं उनसे समझूंगा। पहले एक बार भाटी जी को कंप्लीट करने देते हैं। अनीता जी, ठीक है, ओके अनीता जी, ओके, मैं आगे आपके पास आऊंगा। भाटी जी को ये बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद फिर प्रीतपाल जी से समझ लेंगे उस चीज को कि भाई कौन कौन किसके साथ में था। जी भाटी जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चलो ये फालतू के विषय में क्यों उलझे हम। श्री अखिलेश यादव जी जब 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उत्तर प्रदेश में 8-8, 10-10 घंटे बिजली आती थी, 5,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। उन्होंने नए प्लांट लगाए, कंपनियां लगाई, 12,000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया और 20 घंटे 22 घंटे बिजली देनी शुरू की। क्या बातें करें, लैपटॉप बांधते थे, लाइटें थी नहीं। लोग बताते थे लैपटॉप दे दिए, लाइट है नहीं। गांव तक लाइट ही थी, शहरों में लाइट नहीं होती थी, 4-4 दिन तक लाइट नहीं आती थी, लोग परेशान रहते थे। अब कैसी बातें कर रहे हैं? जाके गांव में पता करिए, आज लोगों को रोशनी मिल रही है, घर घर रोशनी पहुंच गई है। और आपके समय रोशनी कहीं थी नहीं गांव में, सारे गांव। ठीक है, आपने कई सारे इल्जाम लगा दिए हैं। अनीता जी, मेरी आपसे गुजारिश है, आपने बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, एक बार उनको जवाब देने दीजिए। वो भी अपनी पार्टी की तरफ से अपना मौके रखने के लिए बैठे हैं। जी राजकुमार भाटी जी, कंप्लीट कीजिए। नहीं, अब कैसे बात करें बताओ? ये नहीं, ठीक है, मैंने आप उनको समझ लिया है। गलत बोलेंगे तो क्यों बोलने देंगे? आप बोलिए, सच बोलिए, सत्य बोलिए, झूठ ना बोलिए चैनल बैठ के। सुनिए, सच ये है कि आज उत्तर प्रदेश के तमाम गुंडे, बदमाश, लुटेरे, हत्यारे, बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और जिला पंचायत चुनाव में जो आपके में थे, आजम खां आप में थे, है ना? जैसे आप लोग कैसे बातें कर रहे हैं, प्रजापति किसके थे, किसके मंत्री थे? बलात्कारियों को आपने मंत्री बनाया, आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे किए आपने हाई कोर्ट के अंदर। आपको अच्छे से याद होगा कैसी बातें कर रहे हैं आप। आज कौन गुंडा बना हमारे मंत्री? हमारा बता दी कौन बलात्कारी मंत्री बना? एक का नाम बताइए, कौन मंत्री बना बलात्कारी प्रजापति की तरह? एक बताइए, मैं नाम, एक सिंगल नाम बताइए आप। क्रिमिनल है आपके मुख्यमंत्री, खुद अपराधी हैं, 12 मुकदमे मुख्यमंत्री के खिलाफ है। कैसी बातें कर रहे हैं? अपराधी कहाँ के अपराधी है? राजनीतिक मुकदमे होने अलग बात है, कहाँ के अपराधी है मुख्यमंत्री? नाम बताइए, कौन सा अपराध किया उन्होंने? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको कुछ ज्ञान है नहीं, मुख्यमंत्री पे आप आरोप लगा रहे हैं। आपकी सरकार थी तो मुख्यमंत्री उस समय भी हमारे सांसद थे, उस समय भी हमारे सांसद रहे हैं, 4 बार से सांसद रहे हैं वहां पे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको शायद नॉलेज ही नहीं है। बैठे आप यहाँ पे मुख्यमंत्री पे आरोप लगा दीजिए, प्रधानमंत्री पे आरोप लगा दीजिए बैठे बैठे। सारे मुकदमे आपके आप
ठीक है, एक बार जवाब कंप्लीट होने दीजिए। अनीता जी, आपने कई सारे इल्जाम लगाए हैं। अनीता जी, ठीक है अनीता जी, एक मिनट कंप्लीट करने देते हैं। मुझे ब्रेक पर जाना होगा, उससे पहले मैं जवाब चाहूंगा कि भाटे जी इस जवाब को कंप्लीट कर दें, उसके बाद में ब्रेक के बाद जब आएंगे तो प्रीतपाल जी से बात करेंगे। ठीक है भाटे जी। सच इतना ही कड़वा होता है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठ बोलेंगे तो बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। झूठ सच बोलिए, प्रजापति के विषय बोलिए, आजम खान के विषय बोलिए, मुलायम सिंह यादव जी के विषय बोलिए जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई, अखिलेश यादव के विषय बोलिए जिन्होंने टोटी चुराई, जिन्होंने आतंकवाद के पशु मुकदमे कराए, बोलिए उनके लिए। क्यों नहीं बोल रहे आप? राजकुमार भाटे जी, अगर किसी आदमी को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश का 5 साल मुख्यमंत्री रहा आदमी टोटी चोरी करेगा तो उससे बड़ा मूर्ख मैं किसी को नहीं समझता। लेकिन ये आरएसएस क्या प्रमाण, सारे चैनल वालों ने दिखाया, सारे मीडिया ने दिखाया, खुद उन्होंने कबूल किया कि हाँ भैया मैं टोटी वापस कर सकता हूँ, मैंने टोटी चुराई है, खुद उन्होंने बोला। अब कैसी बात, तो वाकई में इतना सफेद झूठ बोलेगा, मालूम नहीं भाटी जी कि इतना सफेद झूठ बोलेंगे। चैनल वालों ने, सब मीडिया ने दिखाया टोटी। आपने बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं अनीता जी और भाटे जी, मैं आप दोनों को बीच में रोकना चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक लें, हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो प्रीतपाल जी से सवाल का जवाब लेंगे कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की क्या भूमिका होने वाली है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो मिशन में लगी हुई है, क्या उस मिशन को वो उसके अंजाम तक पहुंचा पाएंगी, और साथ ही साथ पंजाब कांग्रेस के अंदर जो चल रहा था घमासान, क्या उसको अब खत्म हो गया है, क्या अब 2022 की तैयारी में पंजाब कांग्रेस जुट जाएगी। और यूपी का जो फॉर्मूला है वो तलाशने की हम जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर भी आजकल जो सियासत है वो बामे उरूज पर है। और इसी को लेकर हम सवाल करते हैं प्रीतपाल सिंह जी से, जो कि स्पोक्स पर्सन है पंजाब कांग्रेस के। सर, जो कि आपने बताया है कि कई सारी जो सब्सिडी जो है माफ करने की बात आपने कही है, खासतौर पर अगर हम बिजली को लेकर देखें, लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि जो कृषि कानून है, ज़राई कानून है, उसको लेकर पंजाब सरकार का क्या मौक़िफ़ है, और आने वाले वक्त में क्या ये भी एक मुद्दा बनेगा पंजाब कांग्रेस की तरफ से? देखिए, मैं बात रखूंगा तब अगर अनीता जी शांत रहेंगी, क्योंकि वो बहुत ज्ञानवान औरत है। झूठ पे झूठ बोली जा रही है, उन्हें पता कुछ नहीं, फिर उन्होंने बोलना शुरू कर देना। बात ऐसी है, कृषि कानून हमारा जो संविधान है उसके खिलाफ जाकर बना हुआ है। फेडरल ढांचा जब, जिसमें हमें कानून में, संविधान की आर्टिकल 4 में हमें ये इसकी प्रोविजन दी गई थी कि स्टेट्स अपने एग्रीकल्चर के रिलेटेड सारे कानून बना सकते हैं, बट सेंटर सरकार ने उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया, और जिसके कारण हमारा किसान आज की डेट में दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, जिन्हें 7 महीने से ऊपर का टाइम हो गया। बट फिर जो मोदी जी 1 फोन की दूरी पे थे, वो पिछले 5 महीने से आए ही नहीं, और 5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, कोई बातचीत भी नहीं हुई एक दूसरे के साथ। देरीबन के किसानों ने झुककर सेंटर सरकार को चिट्ठी भी लिखी, बट इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। अब बात ऐसी है, अब बीजेपी में हंकार आ चुका है। वो कह रहे हैं कि कहाँ मुस्लिम लीग पे चले जाते हैं, कहीं और जाए। आप विकास की बात कीजिए ना, आप बात कीजिए 2 करोड़ की नौकरी का वादा करके 14 करोड़ लोग बेरोजगार कैसे हो गए। हमने पूछा, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया आपने पेट्रोल डीजल के ऊपर, उसका जवाब नहीं देंगे। आप इसके बात कीजिए टैक्सेशन, कोरोना काल में कितने लोग मरे हैं। यूपी की गंगा नदी, गंगा मैली अब हुई है, गंगा मैली प्रदूषण के कारण ही हुई थी, गंगा मैली अब हो चुकी है। गंगा माँ मैली करती, इन्होंने लोगों की लाशें तैरती हुई उसमें दिखी। आसानियत खत्म करती, कोई प्लान ही नहीं है। मोदी जी आते हैं, भाइयों और बहनों मन की बात, अरे मन की बात को छोड़ो, जन की बात करो। जन परेशान है इस टाइम, जन अपने हकों की मांग कर रहा है, जन रोजगार मांग रहा है, टैक्सों में कटौती मांग रहा है। आप हर एक टैक्स ठोकी जा रहे हैं। आप बोल सकती हूँ, आप दे सकती हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। आप दूसरा चीज बना देंगे। अरे लोग काम मांग रहे हैं भैया, काम। 14 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, उनकी किस्तें कौन देगा? उन्होंने लोन ले रखे, अपने घर पे ले रखे, व्हीकल पे ले रखा है, उनके किस्तें कौन देगा? इस टाइम तो कोई माफ नहीं हुई, कोई हमें वो मॉरेटोरियम पीरियड नहीं दिया गया। कहाँ गए मोदी जी? आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको मुआवजा देना पड़ेगा। और इनके प्रवक्ता कह रहे थे 16 लाख करोड़ हो जाएगा, कहां से देंगे मोदी? अरे मोदी जी लूट के खा गए पूरे देश को, वहीं से देंगे। जो पीएम केयर फंड बनाया है, अपनी जेब में डाल रखा है, उससे देंगे। वेंटिलेटर पे कितने सवाल खड़े हुए, ठीक है मैडम, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ बस आ रहा हूँ। बीजेपी का प्रवक्ता करे तो सही बात। ठीक है, आ गए हैं। अनीता जी जवाब देना चाहेंगे इसके ऊपर? हमें केवल प्रीतम पाल सिंह जी इतना बता दें, जो इनकी सोनिया गांधी है, उनके राहुल गांधी है, वो बेल पे किस मुद्दे बाहर है? क्या था उन पे आरोप?
भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसी की बेल पे वो बाहर है। तो आप अपने भ्रष्टाचारी लोग पहले अपने को संभालिए। हम पे एलिगेशन लगाने से पहले 10 बार सोचिए। रफेल के मुद्दे में आपने हम पे आरोप लगाया, क्या हुआ आपका? आपने कितनी कांग्रेस से गालियां मोदी जी को दी, क्या हुआ आपका? आप जो बैठे हुए वहाँ पे गाली देते हैं, चाय वाला छोटा, अरे आप जो गांधी परिवार सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं ना, उनको नहीं मालूम कि आलू डालो सोना निकलता है। किसानों की बात आप मत करिए, किसानों में आलू डालो तो सोना निकलेगा। और जो हमने कृषि कानून बनाया है पंजाब में, उससे आपने लागू भी कर दिया है और आप किसानों की बात कर रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। कांग्रेस भ्रष्टाचार की पार्टी, टोटल भ्रष्टाचार। राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, टोटल भ्रष्टाचार, जमीनी घोटाले, जमीन से लेकर आसमान तक घोटाले ही घोटाले। उसके बाद तभी जनता ने आपको दिखाया आईना। आज कांग्रेस मुक्त हो गई है भारत के अंदर, जो भी आप ऐसी बातें करते हैं। आज सोनिया जी और राहुल जी ठीक है, ये एक बहुत अहम सवाल उठाया है और इसको मैं समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जब तक देखता आ रहा हूं जिस तरीके के सवाल उठाए गए थे। अनिता जी, मैं ये चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि सियासत को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। 2G स्कैम की बात कर ली जाए या फिर कोल घोटाले की बात कर ली जाए, उसको लेकर कुछ लोग कहते हैं कि क्लीन चिट मिल गई है, तो यानी इसका मतलब घोटाला नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का यह कहना है कि आपने इतने सारे इल्जाम लगाए थे, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर हो या फिर और जो कांग्रेस के लीडर हैं, बोला है कि उनमें से अभी तक आज तक आप किसी को अंदर कर नहीं पाए हैं। देखिए, वो कोर्ट का काम है, केस कर रहे हैं। आज ये दो नेता जो मैंने, राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे चल रहे हैं, इनको पता होगा, सबको, जनता को मालूम है जो बेल पे है। बात जब कोर्ट का निर्णय आ जाएगा तो अपने आप अंदर चले जाएंगे। सरकार अंदर नहीं करती है, कोर्ट अंदर करता है, सरकार नहीं करती है। सरकार कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, क्लीन चिट सरकार नहीं देती है, कोर्ट देती है, कोर्ट से मुकदमे होते हैं। अनिता जी कुछ सवाल कर रहे हैं, प्रीत जी कुछ सवाल कर रहे हैं। आज भ्रष्टाचार पे बेल पे है। अनिता जी एक सवाल कर रहे हैं प्रीतपाल जी आपसे। अनिता जी सवाल सुन लीजिए उनका, सवाल क्या करना चाह रहे हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। मार्केट बना रखी थी। प्रीतपाल जी सवाल पूछिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसीलिए परेशान है। ठीक है अनिता जी, ओके मैटर को इन्होंने देखा, ओके आपका ये कहना है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पर है बाहर, ठीक है, ओके, आपने इल्जाम लगाया है। अब एक बार सवाल सुन लेते हैं इनका, प्रीतपाल जी का सवाल सुन लेते हैं। ओके जवाब दिया, ठीक है, चोर नहीं चौकीदार राजा है। ओके ठीक है, ओके 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 जी प्रीतपाल जी। मैडम, चिन्मयानंद जी स्वामी कहाँ है आजकल, किस दोष में गए हुए हैं? कुलदीप सेंगर जी किस दोष में गए हुए हैं? भाजपा से निष्कासित कर दिया, जो आप है वहाँ राहुल गांधी को निष्कासित करिए, सोनिया गांधी को निष्कासित आप कर सकते हैं। आप महिलाओं पर उनकी सपोर्ट करती हैं। हमारी बीजेपी मेरे लोग बलात्कारी बैठे हैं, महिलाओं पर उनकी कोई गलत करेगा तो भाजपा में नहीं रहेगा। अरे भाजपा में छोड़िए, आप तो राहुल गांधी को निष्कासित कर सकते हैं। तो ये नहीं पता कि योगी जी रोज लड़ाई करते हैं, दिल्ली को आ जाते हैं। आप सोनिया गांधी को निष्कासित कर सके अपनी पार्टी से, आपकी हिम्मत है कि राहुल गांधी को निष्कासित कर सके? अरे कोई किसी पे दोष सिद्ध कर पाए हो आप? ओके ठीक है, ओके, कई सारे इल्जाम लगे हैं, कई सारी बातें उठी हैं और उसको लेकर मैं एक सवाल करना चाहूंगा। भाटी जी आपसे समझना चाहूंगा मैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं और 22 में 22 किल का नारा दिया गया है, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि 22 में 22 किल, क्या ये 22 किल अब आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जो परिवार के इख्तलाफात हुए थे चाचा के साथ में, क्या वो इख्तलाफात दूर हो सकता है? क्योंकि छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की बात जरूर कही गई है, भले ही बड़ी पार्टियों को किनारा करने की बात कही गई है। देखिए 2017 में हमारी पार्टी की हार का कारण कोई और नहीं था। अखिलेश जी ने काम बढ़िया किए थे, कोई उनके ऊपर आरोप भी नहीं था, कोई भ्रष्टाचार नहीं था। केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो गलतफहमी पैदा की, लोगों में अफवाह उड़ा के, झूठ बोल के, देश के प्रधानमंत्री भाषण दे के गए कि ये रमजान के महीने में तो बिजली देते थे और उसमें दिवाली पे नहीं देते थे। बिल्कुल महाझूठ। जैसे कि हमारी बहन कह रही है कि मुस्लिम बेटियों को अपनी बेटियां मानते थे, बाकी बेटियां हमारी नहीं। क्या देखिए बहन जी को ये बता दें आप कि इस देश की भारत में एक पार्टी, अरे आप बताइए, जनता को नहीं पता कि बिजली कब आती थी? जनता को नहीं पता था क्या?
जनता बेवकूफ है क्या? जनता बहुत समझदार है जनाब। को कंट्रोल है इस डिबेट में। एक मिनट कंप्लीट कर लीजिए ना अनीता जी। आवाज बंद कर दीजिए आप। अनीता जी ये सही नहीं है। एक बार मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, एक बार जब जिसका टर्न है वो अपनी बात पूरी रखे पूरी तरीके से। राजकुमार भाटी जी का टर्न है, मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात पूरी तरीके से रखे। आपको बहुत बोलने का मौका दिया है, मैं चाहूंगा कि हमारे जो दूसरे मेहमान है वो भी अपनी बात रखें। जी भाटी जी। मैं दावे के साथ कहता हूं, तथ्यों के साथ, इस भारत देश में केवल एक पार्टी है जो बलात्कारियों के समर्थन में जुलूस निकालती है सड़कों पर तिरंगे लेके, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। केवल एक पार्टी है जो हत्यारों को जेल से बाहर आने पे माला पहना के स्वागत करती है। केवल एक पार्टी, वो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। केवल एक पार्टी है जो तमाम पार्टियों के भ्रष्ट लोगों को, जिन पर आरोप होते हैं, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। जिन लोगों के खिलाफ ये जुलूस निकालते थे पश्चिम बंगाल में कि इनको गिरफ्तार करो, उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में ले आए, फिर वो दूध के धुले हो गए। ये झूठ बोलना, अफवाह फैलाना इनका काम है, लोगों को आपस में लड़ाना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं कि नेहरू के दादा मुसलमान थे, इस तरह के झूठ फैलाते हैं। अब ये बहन जी हमारी कह रही है कि अखिलेश यादव ने टोटी चुरा ली। कोई समझदार आदमी विश्वास करेगा कि जो व्यक्ति 5 साल पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जो 3 बार सांसद रहा हो, जिसके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, वो 200 रुपए की टोटी चोरी करेगा? क्या बेहूदी बातें करते हैं? ये एक समझदारी वाली बात हो सकती है इसके अंदर। फिलहाल हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन फॉर्मूला यूपी किसके पास है, अभी तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है और आगे भी हम इस तरह का फॉर्मूले की खोज में रहेंगे और समझने की कोशिश करते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो चाबी, सत्ता की चाबी है, उसका फॉर्मूला किसके पास है। क्या वो सियासी समीकरण बन पाएगा, क्या वो जाति समीकरण बन पाएगा, उस जात के अंदर क्या फिर वो मजहबी समीकरण बनेगा, क्या इन तमाम चीज़ों का कॉकटेल जो अलग अलग एक फॉर्मूला दिया गया है साउथ इंडियन स्टाइल, जिसके अंदर 5 CM और 20 डिप्टी CM, क्या वो फॉर्मूला भी काम कर पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखते रहिए जी सलाम।